नमस्कार एंड वेलकम टू मित्र ज्ञान। आज हम डिस्कस करेंगे 5 क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2023। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू मित्र ज्ञान। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कहता है करावली स्कीटरिंग मेंढक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके पास 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट बोलता है इस मेंढक का नाम कर्नाटक के एक तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है यह पश्चिमी घाट और भारत बर्मा क्षेत्र के लिए स्थानिक है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है अपने प्रतिबंधित भौगोलिक क्षेत्र के कारण इसे लुप्त प्राय माना जाता है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी 3 सही है, कोई भी सही नहीं है। यहाँ पर आप फोटो दे सकते हैं। ठीक है, करावली स्कीटरिंग मेंढक की। तो उम्मीद है आपने इसका जवाब सॉल्व कर लिया होगा। इसका जो जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, यानी सभी के सभी 3 बिल्कुल ठीक है। आपने यहाँ पर इसकी फोटो देख ली, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, देखिए ये है हमारा भारत का मैप। यहाँ पर आपको ईस्टर्न कोस्ट और वेस्टर्न कोस्ट देखने को मिलता है, यानी पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पश्चिमी जो घाट है यहाँ पर आपको कर्नाटक देखने को मिलेगा। ठीक है, कर्नाटक को अगर हम बड़ा कर दे तो वो आपको कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेगा। कर्नाटक में नॉर्थ कर्नाटक, साउथ कर्नाटक और आपको इस साइड में यानी वेस्ट साइड में एक तट देखने को मिलेगा जिसको हम बोलते हैं करावली। क्या बोलते हैं? करावली कोस्ट या फिर करावली तट। यहाँ पर ही ये मेंढक आपको देखने को मिल जाएंगे ज़्यादा मात्रा में। इसी तट के नाम पर इस मेंढक का नाम रखा गया है, जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ा, करावली स्कीटरिंग मेंढक। तो यहाँ पे आपने जो पहला स्टेटमेंट था इस मेंढक का नाम कर्नाटक के एक तटीय क्षेत्र के नाम पर रखा गया है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट बोलता है ये पश्चिमी घाट और भारत बर्मा क्षेत्र के लिए स्थानिक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो पश्चिमी घाट है और भारत बर्मा जो क्षेत्र है वो क्या है। देखिए आपको पता होगा कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होते हैं। देखिए हॉटस्पॉट वो होते हैं, बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वो होते हैं जहां पर ऐसा एरिया जहां पर आपको जो स्पीसीज है उनकी बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। कई तरह के आपको स्पीसीज देखने को मिलती है एक ही जगह पर। ठीक है, इस प्रकार के क्षेत्र आपको पूरे वर्ल्ड में देखने को मिलेंगे 36, यानी पूरे वर्ल्ड में 36 हॉटस्पॉट हैं, जिसमें से 4 आपको भारत में देखने को मिलेंगे। ठीक है, कौन कौन से हैं वो? एक तो है वेस्टर्न घाट यानी पश्चिमी घाट, ये जो एरिया है ना ये एक हॉटस्पॉट है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सेकेंड नंबर पे आता है द हिमालयाज। ठीक है, ये जो एरिया है हिमालयज वाला ये भी एक हॉटस्पॉट है। ठीक है, थर्ड नंबर पे आता है इंडो बर्मा रीजन, जिसके बारे में क्वेश्चन में कहा गया है, एक इसके बारे में कहा गया है, एक इसके बारे में कहा गया है। फिर आता है सुंडरलैंड। ठीक है, ये आता है 4th नंबर पे। तो आपने देख लिए भारत में 4 हॉटस्पॉट है, एक है वेस्टर्न घाट, हिमालय, इंडो बर्मा और सुंडरलैंड। अब जो ये मेंढक है ये आपको देखने को मिलते हैं वेस्टर्न घाट में और इंडो बर्मा रीजन में, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो ये जो स्थानिक है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जिनका भौगोलिक क्षेत्र है सिर्फ ये दो जगह मिलते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट में और एक भारत बर्मा क्षेत्र में, इसीलिए इनकी जो स्थिति है वो लुप्त प्राय है, यानी बहुत ही कम ऐसे मेंढक आपको देखने को मिलेंगे। इसीलिए तीनों के तीनों सही है, सी इसका ऑप्शन हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन बोलता है चुंगथांग बांध जो हाल ही में खबरों में था या थी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लद्दाख में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में। अगर आपने हाल ही में जो न्यूज चल रही थी उसके बारे में देखा होगा तो इसका आप आंसर बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये बांध आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ये कुछ इस प्रकार से पहले दिखता था, अभी तो इसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। देखिए होता क्या है कि जो चुंगथांग बांध है जो आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस बांध का क्या हुआ, ये मतलब डैमेज हो गया, ये टूट गया। अब इससे क्या हुआ, ये जो सारा यहाँ पे जो वाटर था ये वाटर क्या हुआ, वाटर एक साथ बहने लगा, जिससे सिक्किम के अंदर बाढ़ आ गई।
सिक्किम के अंदर बाढ़ आई तो थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, जो पश्चिम बंगाल है वहां पर भी बाढ़ आपको देखने को मिलेगी। अब ये किस नदी पे बना हुआ था बांध, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सिक्किम से एक नदी निकलती है जिसका नाम है तीस्ता नदी, तीस्ता रिवर इसको बोलते हैं, ठीक है। अब जो ये तीस्ता रिवर है, इसके ऊपर 1.2 गीगावाट यानी 1200 मेगावाट का एक तीस्ता स्टेज 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाया गया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, चुंगथांग बांध बोलते हैं। यहीं पर उसको बनाया गया था, ठीक है, चुंगथांग बांध। अब जब ये टूट गया, टूटने की वजह से क्या हुआ, बाढ़ आ गई। बाढ़ कहाँ कहाँ पे आई, एक तो सिक्किम में आई, एक वेस्टर्न यानी जो पश्चिम बंगाल है वहां पर बाढ़ देखने को मिली। अब इससे कई लोगों की मौत भी हो गई, ठीक है। कितने लोगों की मौत हो गई, रिपोर्ट के हिसाब से 94 लोगों की मौत हो चुकी है इस बांध के टूटने की वजह से। तो आपने सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चुंगथांग बांध आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो बोलता है मीथेन गैस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी आपको मीथेन गैस के बारे में इस क्वेश्चन में बताना है। जो पहला स्टेटमेंट है वो बोलता है मीथेन गैस एक शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। औद्योगिक क्रांति के बाद से वैश्विक स्तर पर कुल ग्लोबल वार्मिंग के लगभग 30% के लिए यह एकल रूप से जिम्मेदार है। सेकेंड नंबर जो स्टेटमेंट है वो बोलता है वायुमंडल में अपने जीवन काल के पहले 20 वर्षों में मीथेन की उष्मा उत्पन्न करने की क्षमता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की तुलना में 80 गुना अधिक है। स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है मीथेन सतह स्तरीय जो ओजोन होता है उसके प्रदूषण का प्रारंभिक कारण है। आपके ऑप्शन है 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है, 1, 2 और 3 तीनों के तीनों सही है। उम्मीद है आपने इसका जवाब भी निकाल लिया होगा। इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी तीनों के तीनों जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये तीनों के तीनों बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि मीथेन गैस क्या होती है, ठीक है। देखिए, जो मीथेन गैस है वो एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, यानी जो मीथेन गैस का कोई रंग नहीं होता, इसका कोई गंध नहीं होता, ठीक है। इसका हम मुख्य रूप से उपयोग करते हैं ईंधन के रूप में, ठीक है। यह एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक या फिर हम बोल सकते हैं मेन कंपोनेंट है। इसका जो रासायनिक सूत्र है वो आपको देखने को मिलेगा CH4, ठीक है। और ये एक हाइड्रोकार्बन है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैस भी है ये, यानी मीथेन जो गैस है एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी हमारे अर्थ को गर्म करने में एक बड़ी भूमिका निभाती है। मीथेन गैस की खोज की गई थी 1976 में, ठीक है। इटली और जो स्विट्जरलैंड है वहाँ के एक वैज्ञानिक है एलेसांड्रो वोल्टा, इन्होंने इसकी खोज की थी। खोज करने का मतलब ये है सबसे पहले इन्होंने इसके बारे में हमको बताया था ये जल के अंदर घुलती नहीं है, ठीक है, वायु से बहुत हल्की होती है, और जो संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है यानी CNG उसमें मुख्यतः आपको मीथेन देखने को मिलेगी, क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया था मीथेन एक प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है, ठीक है। देखिए, जो मीथेन है वो अगर इन्वायरमेंट में चली जाती है तो वो 10 से लेके 12 सालों तक एटमॉस्फेयर के अंदर बनी रहती है, ठीक है। उसके बाद आता है नाइट्रस ऑक्साइड, वो लगभग 100 ईयर्स तक बनी रहती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो लगभग 1000 सालों से भी ज़्यादा समय तक हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर बनी रहती है। लेकिन जो मीथेन गैस है कम समय तक के लिए ही रहती है एटमॉस्फेयर में, लेकिन इसकी जो क्षमता है उष्मा उत्पन्न करने की, गर्मी उत्पन्न करने की, वो कार्बन डाइऑक्साइड से 80 गुना ज़्यादा है, ये आपको ध्यान रखना है। जो CO2 है यानी कार्बन डाइऑक्साइड है वो लंबे समय तक एटमॉस्फेयर में रहती है, लेकिन बहुत ही कम उष्मा को उत्सर्जित करती है या फिर बनाती है, इससे 80 गुना ज़्यादा मीथेन गैस बनाती है, ठीक है। ये हमारे ऑप्शन में भी था। देखिए, 2 तरह की लेयर होती हैं, ओजोन लेयर, ठीक है, जो एक अच्छी लेयर बोल सकते हैं हम, ओजोन परत, ठीक है। ओजोन परत की जो अच्छी लेयर होती है वो आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में। कहाँ पे देखने को मिलेगी, स्ट्रेटोस्फेयर में, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी है, ठीक है। जो सूर्य की किरणें आती हैं, पराबैंगनी किरणें, उसको रोकने में हमारी मदद करती हैं। लेकिन जो हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है, ठीक है, यानी एटमॉस्फेयर का सबसे नीचे वाला जो हिस्सा है ना स्ट्रेटोस्फेयर, अगर वहां पर ओजोन लेयर बन जाती है तो वो एक पॉल्यूशन की तरह काम करती है।
जो स्ट्रेटोस्फीयर होता है वहां पे जो ओजोन बनती है वो किस किस चीज से बनती है, वो बनती है पॉल्यूशन से, हीट से और सनलाइट से। इन सबको जोड़ने से हमारी ओजोन लेयर बनती है स्ट्रेटोस्फीयर में। अब जो पॉल्यूशन आता है वो कहाँ से आता है, वो आता है हमारी इंडस्ट्री से, हम जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उससे, हम कोई भी चीज़ जलाते हैं उससे, इन सारी चीज़ों पे पॉल्यूशन आता है। और हीट तो आपको पता ही है, सूरज से आ रही है, सनलाइट आ रही है, इन सब से एक लेयर बन जाती है कहाँ पे, स्ट्रेटोस्फीयर में, जो एक पॉल्यूशन का काम करती है। अब आपको पता है मीथेन भी एक क्या है, पॉल्यूशन ही एक तरह का, वो भी जो ओजोन की लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर में उसका सहयोग करती है। ठीक है, इसीलिए जो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने आपको बताया मीथेन जो एक गैस है वो एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति के बाद वैश्विक स्तर पर जो भी ग्लोबल वार्मिंग हुई है ना, यानी विश्व स्तर पर जितना गर्म हुआ है उसमें 30% तो हिस्सा किसने दिया है, मीथेन गैस ने दिया है। ठीक है, और हमने आपको बताया कि CO2 से 80 गुना अधिक गर्मी उत्पन्न करती है मीथेन गैस, और मीथेन एक जो सतह वाली ओजोन होती है उसका प्रमुख कारण भी है। इसीलिए तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही हो गए। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन बोलता है नवरत्न कंपनियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला जो स्टेटमेंट है वो बोलता है वर्ष 2023 तक भारत में कुल 16 नवरत्न कंपनियां हैं। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए एक फर्म को प्रारंभ में मिनी रत्न पदनाम धारण करना चाहिए। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, एक और दो दोनों सही है, ना तो एक सही है ना ही दो सही है। ठीक है, इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी एक और दो दोनों के दोनों सही हैं। जो एक नवरत्न कंपनी है, ठीक है, उसको नवरत्न कंपनी बनने से पहले एक मिनी रत्न कंपनी होनी चाहिए। अभी 2023 की अगर बात करते हैं तो आपको 16 नवरत्न कंपनियां देखने को मिल जाएंगी। इसीलिए दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि नवरत्न कंपनियां क्या होती हैं। देखिए, जो नवरत्न कंपनियां होती हैं वो एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां होती हैं, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज होती हैं। ठीक है, जो जिनके पास सरकार की मंजूरी के बिना 1000 करोड़ रुपए तक का निवेश करने की वित्तीय स्वायत्ता उनके पास होती है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र की जो कंपनियां होती हैं या फिर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम होते हैं वो क्या होते हैं। मान लेते हैं कोई कंपनी है, अगर उस कंपनी में सरकार का हिस्सा 51% या फिर इससे ज्यादा है तो हम उसको बोलेंगे केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम या फिर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, CPSEs। ठीक है, समझ में आया आपको। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां क्या होंगी, अगर सरकार का हिस्सा उस कंपनी में 51% या फिर उससे ज्यादा होगा तो उसी को हम बोलेंगे सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां या फिर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम। ठीक है, अब इस प्रकार की जो कंपनियां हैं उसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। मुख्य रूप से हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, अगर किसी कंपनी को नवरत्न बनना है तो उसको पहले मिनी रत्न होना चाहिए, मिनी रत्न से वो बनेगा नवरत्न और नवरत्न से वो बनेगा महारत्न। ठीक है, अब ये किसके अंतर्गत आता है, देखिए ये तीनों के तीनों जो श्रेणी है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न, ये आते हैं सार्वजनिक उद्यम विभाग के अंतर्गत। और जो सार्वजनिक उद्यम विभाग है ये आता है भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके मन में ये आ रहा होगा कि कौन कौन सी नवरत्न कंपनियां हैं तो यहाँ पर लिस्ट दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, इस प्रकार से ये नाम दिए गए हैं। ये सब क्या है, ये नवरत्न कंपनियां हैं। ठीक है, बाकी आपको डिटेल से जानना है इसके बारे में तो यहाँ पर इसको आप पढ़ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ये नवरत्न है, ये मिनी रत्न है। इनको स्टार्ट किया गया था 1997 में, यहाँ पर आप देख सकते हैं। लेकिन जो महारत्न है इसको स्टार्ट किया गया था 2010 में। ठीक है, बाकी आप इसके बारे में देख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ यानी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन बोलता है पूसा जैव अपघटक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पूसा बायो डिकम्पोजर, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट बोलता है यह एक कवक आधारित तरल विलय है
यानी फंगस से बना है। किससे बना है? फंगस से बना है। और एक ये लिक्विड है, तरल है, ठीक है, जो पराली को इतना गला या सड़ा सकता है कि इसे मिट्टी के साथ मिलाकर खाद के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। आपको पता है ना पराली क्या होता है? जब हम फसल उगाते हैं और काट देते हैं तो कुछ हिस्सा बच जाता है, उसको हम बोलते हैं पराली, जिसको जला दिया जाता है, जिससे पॉल्यूशन होता है ना, वही होता है पराली। सेकंड स्टेटमेंट बोलता है यह फसल अवशेष, पशु की अपशिष्ट, गोबर और अन्य कचड़ों को तेजी से जैविक खाद में परिवर्तित करता है। स्टेटमेंट नंबर 3 बोलता है इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR द्वारा विकसित किया गया है। आपके ऑप्शन है केवल एक सही है, केवल दो सही है, सभी तीन सही है, कोई भी सही नहीं है। ठीक है, इसका जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, तीनों के तीनों बिल्कुल सही है। ठीक है, अब जो पूसा जैव अपघटक होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है। सबसे पहली बात यहाँ पर लिखा हुआ है इसे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा बनाया गया है, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ठीक है, किसने बनाया है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है इसको, ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होता है। यहाँ पर नाम लिखा हुआ है पूसा जैव अपघटक, तो यहाँ पर पूसा क्यों लिखा हुआ है? देखिए पूसा एक नई दिल्ली में जगह है, एक कैंपस बोल सकते हैं हम, ठीक है, इसी के नाम पर इसको रखा गया है जहां पर इसको बनाया गया है नई दिल्ली में। ठीक है, समझ में आ गया आपको पूसा क्या है? अब यह फंगस से बना है, ठीक है, पराली को गला देता है। अब देखिए होता क्या है कि एक किसान क्या करता है, इस प्रकार से पानी के अंदर इस पूसा डीकंपोजर को, वेस्ट कंपोजर को मिला देता है। इसको मिलाने के बाद क्या होगा? मिलाने के बाद फिर हम छिड़काव करेंगे किसके ऊपर? पराली के ऊपर। यहाँ पर देख पा रहे हैं ये क्या है? पराली है। काटने के बाद इस प्रकार से जो अवशिष्ट बचते हैं ये पराली है। अब इनके ऊपर हम क्या करेंगे? इसको अच्छे से फैला देंगे। किसको? जो हमने पूसा डीकंपोजर मिलाया था ना पानी में, उसको इस प्रकार से इनके ऊपर छिड़क देंगे। छिड़कने के बाद क्या होगा? जो हमने छिड़का है इसके अंदर क्या है? फंगस है। अब फंगस क्या करेंगे? इसको डीकंपोज कर देंगे और इस लायक बना देंगे कि ये अपने आप खाद खाद बन जाएंगे और हम इसको मिट्टी में ही मिला देंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि हमें जो ये पराली है इसको जलाना नहीं पड़ेगा। अब जब हम पराली को जलाएंगे नहीं तो उससे क्या होगा? पोल्यूशन कम होगा। आपको पता है हर सर्दी में क्या होता है, दिल्ली के अंदर बहुत ही ज़्यादा जो स्मोक होता है वो फैल जाता है ना। उसका क्या कारण होता है? उसका एक मेन कारण ये होता है कि पराली जलाई जाती है बहुत ज़्यादा मात्रा में, वेस्ट यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में। जब हम पराली को जलाएंगे नहीं, इस प्रकार से पूसा डीकंपोजर का यूज़ करेंगे तो उससे एक तो हमारी जो जो भूमि है उसकी आर्द्रता बढ़ेगी, ठीक है, उसकी जो उर्वरता है वो बढ़ेगी और पोल्यूशन भी बहुत कम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। तो जो हमारे तीनों के तीनों ऑप्शन यहाँ पर हैं वो तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाता है सी। तो आज आपने 3 क्वेश्चन सॉल्व करे, सॉरी 5 क्वेश्चन आपने सॉल्व करे बहुत ही इजी तरह से। उम्मीद है कि आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी नहीं आई होगी, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। एंड थैंक यू बिल्कुल थैंक